हाल हेलो बच्चों, क्या हाल-चाल, कैसे हो आप सभी लोग? पढ़ाई लिखाई एकदम अच्छी चल रही है? पढ़ाई लिखाई एकदम अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है? पढ़ाई लिखाई अच्छी चलनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से करना है, पढ़ना भी है, लिखना भी है। पढ़ने का मतलब एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, एनसीईआरटी को ढंग से समझना है, एनसीईआरटी को रीड करना है और उसकी लाइन को समझना है, एक। और दूसरा लिखने का मतलब उसमें से जो कोर पॉइंट, जो की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट जो आप नोट्स में, जो क्लास की नोट्स में भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कराए जाते हैं और जो एनसीईआरटी से वो लिंक होते हैं, कोई इंपॉर्टेंट टर्म है, कोई इंपॉर्टेंट डेटा है या फिर कोई ऐसी बात जो कि रिलेटेड है किसी मैकेनिज्म से, इसे लिखना भी है। तो पढ़ना और लिखना दोनों होना चाहिए। कई सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं या सोचते हैं कि क्या मैं नोट्स बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ? जब भी पढ़ाई करो ये याद रखो बच्चों कि छोटा-मोटा टॉपिक या बड़ा से बड़ा टॉपिक, कुछ ना कुछ ज़रूर उसके बारे में एक लाइन लिखें, चाहे वो एक पैराग्राफ हो, पैराग्राफ को शॉर्ट फॉर्म में एक लाइन में ज़रूर लिखें। उसके केवल मेन पॉइंट को ज़रूर लिखें वहाँ पे। क्योंकि नीट की तैयारी बच्चों क्या है कि ये पूरी की पूरी ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है और ऑब्जेक्टिव अप्रोच में जब तक कि आप उसे जानोगे नहीं सही तरीके से, उसमें से 4 ऑप्शंस जो आते हैं, वो कभी-कभी ऐसे कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं कि मैं इसे करूँ या इसे करूँ। तो अगर आप क्लास की नोट्स और एनसीईआरटी के थ्रू उसको आप एक छोटी शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में बना लेते हो, क्लास नोट्स तो ऑलरेडी आपके पास पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है। एनसीईआरटी आपके पास ऑलरेडी रिटन फॉर्म है, लेकिन एनसीईआरटी और क्लास नोट्स का जो निचोड़ है, एनसीईआरटी और क्लास नोट्स का जो निचोड़ है, वो अपने दिमाग के लिए, अपने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार ज़रूर लिखो। मतलब लिखने का मतलब पर्पस क्या है यहाँ पे कि आप अगर लिखते हो ना, तो लिखते टाइम आपकी कई सारी मेमोरीज एक्टिवेटेड रहती हैं। आपकी मेमोरी, आपकी याददाश्त के लिए भी बहुत अच्छा रहता है जब आप खुद से लिखते हो इन चीज़ों को। लेकिन सब नहीं लिखना है, मैंने आपको क्या बताया? मैंने कहा आपको कि सारी चीज़ें मत लिखो, केवल की पॉइंट्स को उठाओ और उन की पॉइंट्स को वहाँ पे लिखो। की पॉइंट्स मेंशन करो, सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। की पॉइंट का मतलब जैसे पूरा एक डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज दिस लिखा है, तो आप केवल इतना लिखो। ऑक्सीडेशन, जैसे रेस्पिरेशन की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड, तो आप ये लिख सकते हो कि रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन होता है उसमें। और ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वहां पे हम फूड को जलाते हैं। या सिंपल ऑक्सीजन हो या ना हो, हम उस फूड को जलाएंगे, फूड से हम एनर्जी निकाल लेंगे। जो फूड खाया है उस फूड से एनर्जी निकालेंगे, ऑक्सीजन हो या ना हो। मतलब कुल मिलाकर के आप लिखो रेस्पिरेशन, एरो लगा के लिखो एनर्जी। कैसे? बाय द ऑक्सीडेशन, बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन, जिसमें एनर्जी प्राप्त होती है, रेस्पिरेशन है। तो एक शब्द लिखा और उसी समय समझ आ गया रेस्पिरेशन होता क्या। लेकिन जैसे कि एनसीईआरटी में कहती है कि एनसीईआरटी में हमें एक बात बताई गई है कि ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन, ऑर्गेनिज्म जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल फूड, जो सिंपल फूड कंपोनेंट है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, फैटी एसिड, इनके ऑक्सीडेशन को, इन्हें यूटिलाइज करने के लिए किया जाता है। और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके जब यूटिलाइज किया जाता है इनको, तो वेस्ट बनता है, टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। और ऑक्सीजन को इन करके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। उसे ब्रीदिंग कॉमनली रेफर्ड एज या कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। मतलब हम ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को एक साथ रिलेट कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का खेल, मतलब मुख्य रूप से जो हम यहाँ डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की रिलेशनशिप सॉरी। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की रिलेशनशिप को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है बच्चों। कहानी कुल मिलाकर के ये है कि O2 इन CO2 आउट ब्रीदिंग है, लेकिन इसको रेस्पिरेशन भी कहा जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली पर्पस तो रेस्पिरेशन का यही है कि O2 को इन करके हम यूटिलाइजेशन करेंगे फूड का और उससे एनर्जी डिराइव करेंगे। तो अब अलग-अलग ऑर्गेनिज्म, जैसे उनका हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था कि उनका हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब फिर नहीं, अब कह रहे हैं कि अब क्या लिखें यहाँ पे? आप लिखो, फिर लिखो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, अंडरलाइन कर लो, एनसीईआरटी में मार्क कर लो कि उसका हैबिटेट और उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, ये उसके रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स को डिटरमाइन करता है। कि मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर किस बात पर निर्भर करता है कि उसका हैबिटेट कैसा है, मतलब उसका वासस्थान, वो रहता कैसा, उसके आस-पास का एनवायरनमेंट कैसा है। वो पूरी तरह से जलीय है, मतलब पानी के अंदर रहता है, एक्वाटिक है, या टेरेस्ट्रियल है, लैंड पे रहता है। तो लैंड पे रहता है तो उसके रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर उन्होंने अलग तरीके से डेवलप किया, पानी के अंदर रहते हैं तो उन्होंने अलग तरीके से डेवलप किया। तो ये जो सिस्टम बनाया है ऑर्गेनिज्म ने, वो उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है और इंक्लूडिंग उसके हैबिटेट पे डिपेंड करता है। जैसे कि एग्जांपल हमने पढ़े थे कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको पढ़ना और लिखना दोनों क्यों है? पढ़-पढ़ के वहाँ से जो कंटेंट फ़िल्टर होकर के आ रहा है, जो मेन पॉइंट निकल के आ रहा है, उसको 2 पॉइंट लिखो। मतलब पूरा रेस्पिरेशन चाहो तो आप एक A4 शीट, एक A4 पेज लो और उसपे पूरे रेस्पिरेशन चैप्टर के केवल पॉइंट लिख करके रिमाइंडर के फॉर्म में, और मैं बता दूं ये एग्जाम में ये बहुत काम आएगा बेटा। क्योंकि लास्ट मोमेंट रिवीजन पे आप फिर से सारी चीजें नहीं पढ़ पाओगे। तो आप ये जो शॉर्टकट नोट बनाए रहोगे, ये शॉर्ट फॉर्म में जो आपके पास नोट्स होगी ना, ये बहुत यूजफुल साबित होगी। तो ये जो मतलब आप मान के चलो, ये जो लास्ट टाइम चल रहा है, इस समय एकदम नहीं, आपको मतलब एकदम हल्के में नहीं लेना है इसको। एकदम हल्के में नहीं लेना है और एकदम लग के जी जान से पढ़ लो। ये टाइम आप एकदम मन से पढ़ लो। अब तो मौसम भी पढ़ाई वाला हो गया है, एकदम मस्त मौसम, ना आपको पंखे की चिंता, ना गर्मी हो रही है, एकदम आराम से बैठो किसी कोने में, किताब कॉपी उठाओ और शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। और क्लासेस जो आपको रिकॉर्डेड मिले, जब मर्जी तब देख लो आप। शेड्यूल तो फॉलो करना ही है कि भाई ये टाइम है, इस टाइम पे हमें ये लेक्चर देखना है, ये तो है ही, लेकिन जब मर्जी तब देख सकते हो। मान लो अगर आपको लगे कि अभी मैं फिजिक्स कर रहा हूं तो कंटिन्यू कर लेता हूं, फिजिक्स के क्वेश्चंस कर लेता हूं, थोड़ी देर बाद बायो करूं, तो आधे घंटे बाद बायो भी देख ली, 1 घंटे बाद बायो कर ली, रेगुलर लेकिन करना, छोड़ना नहीं। मतलब आज का दिन, आज के दिन फिजिक्स करेंगे, पूरा दिन फिजिक्स ही पढ़ते चलेंगे, आज के दिन केमिस्ट्री पढ़ते तो कल केमिस्ट्री पढ़ते, ऐसा नहीं करना। या बायो पढ़ना तो केवल बायो ही पढ़ना, नहीं, ऐसा नहीं करना। सभी सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि अब ये समय है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी डेली 1 घंटे 1 घंटे 1 घंटे 1 घंटे ऐसे करके आप सारे सब्जेक्ट्स पे समय दो रिवीजन के लिए। क्लास करने के साथ साथ रिवीजन पे भी पूरा समय दो। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास चैप्टर नंबर वही है, चैप्टर नेम वही है आपका, ह्यूमन में रेस्पिरेशन, जो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमने शुरू किया था लास्ट क्लास में। आज उसका सेकंड लेक्चर हम शुरुआत फिर से करेंगे वहीं से, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में जो बताया था वो बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक बातें करी थी। आज उसको थोड़ा एलैबोरेट करेंगे, थोड़ा और डिटेल में उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड बातें करेंगे। वहां से आप इनके कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल पार्ट से क्वेश्चन जो भी आएंगे वो समझ लोगे। और दूसरा होगा स्टेप्स, जो रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि आखिर रेस्पिरेशन जो हमने कहा है कि बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन, और वही हम कह रहे हैं कि ब्रीदिंग, जो वेंटिलेशन का जो प्रोसेस है, O2 इन और CO2 आउट होना, एयर इन या एयर आउट होना, वो भी रेस्पिरेशन का ही पार्ट है। वो कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप, आज हम उसको भी डिस्कस करेंगे। कैसे रेस्पिरेशन ह्यूमन में हो रहा है, आज उसके बारे में बात करेंगे, इंक्लूडिंग द सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से शुरुआत करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इसको हमने बात करी थी। एक होता है जो शुरुआत से लेकर के, जो शुरुआत होती है वो होती है कंडक्टिंग पार्ट से। कंडक्टिंग पार्ट जो होता है, कंडक्टिंग पार्ट जिसे हम कहते हैं, ये वो पार्ट है जो केवल और केवल एयर को ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल कराता है। ट्रांसपोर्ट कराता है, ट्रैवल कराता है, मतलब इसका काम गैसेस एक्सचेंज नहीं होता। ये पार्ट केवल गैसेस का ट्रांसपोर्ट कराता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ये क्या कर रहा है, ये पार्ट जो है वो रिलेटेड है ट्रांसपोर्टेशन, या ऐसे लिख सकते हो आप कंडक्शन ऑफ एयर। आप केवल ये लिखो कंडक्शन ऑफ एयर, कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ एयर। ये एयर का कंडक्शन करता है, सबसे पहला पॉइंट। जैसे कि आप जानते हो कंडक्शन का मतलब होता है फ्लो करना,
कंडक्शन का मतलब संवहन, बहना, हवा का बहना। तो कह रहे हैं जो सांस हमने ली है वो बह करके अंदर आ रही है, जिस पार्ट से ये केवल कंडक्शन हो रहा है, केवल एयर ट्रांसपोर्ट हो रही है, उसे हम कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं। ये कंडक्टिंग पार्ट कंडक्शन ऑफ एयर करता है। दूसरा पॉइंट अगर आप इसमें देखोगे कंडक्शन के अलावा, तो कंडक्शन के अलावा यहाँ पे क्या होता है, ये ह्यूमिडिफिकेशन भी करता है, ये ह्यूमिडिफाई करता है एयर को, ह्यूमिडिफिकेशन करता है एयर का, ह्यूमिडिफिकेशन भी करता है एयर का, ये एयर में मॉइस्चर ऐड करता है। ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब उसमें पानी ऐड करना। इसके अलावा इसमें टेम्परेचर रेगुलेट करना, थर्मो रेगुलेशन ऑफ एयर, थर्मो रेगुलेशन करता है ये एयर का। इसके अलावा ये ऑल्फैक्शन के लिए भी जिम्मेदार है, ऑल्फैक्शन के लिए, ऑल्फैक्शन का मतलब मैंने बताया था आपको स्मेल, तो कह रहे हैं स्मेल के लिए भी ये जिम्मेदार है भाई। तो ऑल्फैक्शन करता है, थर्मो रेगुलेशन करता है, ह्यूमिडिफिकेशन करता है, कंडक्शन ऑफ एयर करता है, और इसी के साथ साथ फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। ये क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है एयर का, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। जो हवा है, हवा में डस्ट है, बहुत सारे कंटेंट हैं जो आवश्यक नहीं है, अनावश्यक कण या पार्टिकल्स उसमें पाए जाते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अनावश्यक कणों को क्या करना, साफ करना, फिल्टर करना, या सिंपल कहूं तो अंदर जाने से रोकना। मतलब ये डिफेंस जैसा रोल भी प्ले कर रहा है हमारे लिए। तो कुल मिलाकर के अगर देखो, कंडक्टिंग जोन एक्सचेंज नहीं कर रही गैसेस का, ब्रीदिंग में जो केवल एयर का ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट है वो ये कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनल रोल ये प्ले करती है, कंडक्शन पार्ट इसे कहते हैं। और वही हम बात करते हैं सेकंड पार्ट जो होता है, पार्ट नंबर 2 जिसे कहते हो, ये जो पार्ट नंबर 2 है वो क्या करता है, उसे हम एक्सचेंज पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सचेंज पार्ट कहते हैं। और ये जो एक्सचेंज पार्ट होता है इसका पर्पस होता है गैसियस एक्सचेंज। क्या करता है, ये करता है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज मतलब यही वो जगह है जहां लेन देन की जाती है, यही वो स्थान है जहां पे ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में भेज दिया जाता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। ये वो जगह है जहां एक्सचेंज होता है। तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम कंडक्शन जोन की बात करते हैं, कंडक्शन जोन हमारे नोज से शुरू होकर के, अगर आप बात करो इस कंडक्शन जोन की, तो कंडक्शन जोन जो होती है भाई, कंडक्शन जोन जो होती है, अगर हम देखें ये कंडक्शन जोन, तो ये कंडक्शन जोन जो होती है ये शुरू होती है कहां से, हमारी नोज से शुरू होती है। नोज से शुरू होती है, नॉस्ट्रिल में एंटर करती है, नोज से जाती है कहां पे, नोज से नेजल चैम्बर में घुस जाती है। नोज के अंदर क्या है, नेजल चैम्बर है, नेजल चैम्बर है। नॉस्ट्रिल तो है ही, हम सीधा नेजल चैम्बर की बात कर रहे हैं। नेजल चैम्बर से हमने सीक्वेंस देखा भी था, पढ़ा भी था। फेरिंग्स होती है, फेरिंग्स होती है, फेरिंग्स के बाद ये जाता है लैरिंग्स में, लैरिंग्स जिसे साउंड बॉक्स भी कहा जाता है, लैरिंग्स से ये एंटर करता है विंड पाइप में, ट्रैकिया में, ट्रैकिया जिसे विंड पाइप कहते हैं, और फिर ये डिवाइड होता है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, और फिर डिवाइड होता है ये ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स में। आज ये सब डिटेल में मैं इनका स्ट्रक्चर आपको बताने वाला हूं, ये इनका स्ट्रक्चर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आप सीक्वेंस समझो, ब्रोंकियोल्स जहां एंड हो रहे हैं, वो जगह जहां ये पूरा एंड हो जाता है उसे कहते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल। तो जिस स्थान पे टर्मिनेशन, टर्मिनल का मतलब एंड हो गया, ब्रोंकियोल टर्मिनल जो था, अब ये कंडक्टिंग पार्ट एंड हो गया, अब शुरुआत होती है किसकी, एक्सचेंज पार्ट की, और ये इंक्लूड करता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। यहाँ पे क्या होता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल इसे कहते हैं। और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल कनेक्टेड होती है एल्वियोलाई से, जिस डक्ट से कनेक्ट होती है इसे कहते हैं एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट कनेक्ट होती है एल्वियोलर सैक से, एल्वियोलाई से। तो फाइनली अगर आप देखोगे, कंडक्टिंग पार्ट और एक्सचेंज पार्ट, ये दो पार्ट हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिवाइड किया गया है इन दोनों मेन पार्ट जो फंक्शनल बेसिस पे क्लासिफाई किए गए हैं। अब जरा स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर आप इन्हें समझो, अगर आप इन्हें स्ट्रक्चर के बेसिस पे समझोगे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप चित्र से समझोगे, ये देखो ये नोज वाला जो पार्ट है, नेजल पार्ट जो होता है, ये हमने नोज वाले पार्ट को डिस्कस करा था लास्ट क्लास में, वहीं से मैं कहानी शुरू करता हूं। ये देखो, ये है आपकी ऑल्फैक्टरी एपिथेलिया, यहीं पे आपकी ऑल्फैक्टरी एपिथेलिया होती है, यहां से एयर एंटर करती है, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, एयर एंटर करती है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से एयर एंटर करती है, जो अपर लिप के जस्ट ऊपर लोकेटेड होता है, ये नॉस्ट्रिल अपर लिप के जस्ट ऊपर लोकेटेड है। और फिर आता है ये, आप देखोगे नेजल चैम्बर, ये नेजल चैम्बर में ये एयर पहुंचती है, ये मान लो आप पैलेट, ये है नेजल चैम्बर, इसे हम कह रहे हैं नेजल चैम्बर। अब ये नेजल चैम्बर कनेक्ट होती है फेरिंग्स से, लेकिन फेरिंग्स में आप देखोगे फेरिंग्स के तीन पार्ट्स होते हैं, एक जो नेजल चैम्बर से कनेक्टेड है वो, एक जो नेजल चैम्बर से कनेक्टेड है वो, एक बक्कल कैविटी से कनेक्टेड है वो, और जो लैरिंग्स शुरू होता है, जहां से साउंड बॉक्स शुरू होता है, अगर आप वहां से देखोगे, लैरिंजियल अपरेटस जहां से शुरू होता है, अगर आप वहां से देखोगे, जैसे मान लिया कि ये हमारा लैरिंग्स है, साउंड बॉक्स है, तो अगर आप इनकी बात करते हो तो यहाँ पे ये होता है तीसरा पार्ट फेरिंग्स का। देखेंगे फेरिंग्स के तीन पार्ट्स होते हैं, जो नेजल चैम्बर से कनेक्टेड है इसे कहते हैं, नेजल चैम्बर से कनेक्टेड इसे कहते हैं नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स। ये नेजल चैम्बर से कनेक्टेड है इसे कहते हैं नेजोफेरिंग्स। जो ओरल कैविटी से कनेक्टेड है, जो ओरल कैविटी से कनेक्टेड है इसे कहते हैं ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स कहते हैं। और जो लैरिंग्स से, इसे मैं अगर कहूं, ये जो पार्ट है इसे मैं अगर लैरिंग्स कहता हूं, इसे मैं साउंड बॉक्स लैरिंग्स कहता हूं, तो यहां से कनेक्टेड इस लैरिंग्स के पास जो फेरिंग्स होती है इसे कहते हैं लैरिंजोफेरिंग्स। क्या कहते हैं इसे, लैरिंजोफेरिंग्स। तो आप देख सकते हो फेरिंग्स के तीन पार्ट्स होते हैं, फेरिंग्स के तीन पार्ट्स होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स। मतलब फेरिंग्स डिवाइडेड इनटू थ्री चैम्बर्स, थ्री पार्ट्स। नेजोफेरिंग्स नेजल चैम्बर से कनेक्टेड है, ओरोफेरिंग्स ओरल कैविटी से कनेक्टेड है, और लैरिंजोफेरिंग्स शुरुआत पॉइंट है जहां से लैरिंग्स शुरू होती है। तो इस तरीके से फेरिंग्स तीन चैम्बर में डिवाइडेड। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि फेरिंग्स जो है कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर, ये वो जगह है जहां पे एयर भी आती है और फूड भी आता है। इसका कुछ पार्ट ऐसा है जहां एयर और फूड दोनों आती है, और उसके बाद शुरुआत हो जाती है लैरिंग्स की। मतलब ये है माउथ, ये आप देखोगे ये माउथ ओपनिंग है, माउथ ओपनिंग है, ये लैरिंग्स है, और ये विंड पाइप यहां से शुरू होती है। अब अगर हम आगे कहानी को ले जाते हैं, जैसे मैंने कहा था आपको कि अब जैसे यहां तक की कहानी तो क्लियर है आपको कि यहां पे आपका हो गया पहला पार्ट, एंट्री पॉइंट से शुरुआत हो गई, ये हो गए एंट्री पॉइंट्स। ये एंट्री पॉइंट एयर का करेक्ट सीक्वेंस भी आप यहां से समझ सकते हो। अगर हम बात करें लैरिंग्स की,
अभी मैं बात करूं नेक्स्ट, जो सेकंड पार्ट यहां लिख रहा हूं, इसे कह रहा हूं लैरिंक्स। लैरिंक्स जिसे मैं साउंड बॉक्स भी कहता हूं, लैरिंक्स जिसे मैं साउंड बॉक्स कहता हूं, ये जो लैरिंक्स है 9 पीसेज ऑफ कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? 9 पीसेज ऑफ कार्टिलेजेस से बना होता है। और ये कार्टिलेजेस दो तरीके से डिवाइड किए गए हैं। ये 9 पीस है, 9 टुकड़े हैं। 9 टुकड़े कैसे बने? क्योंकि इसमें से 3 टाइप ऐसे हैं जो अनपेयर्ड होते हैं, 3 अनपेयर्ड होते हैं। 3 टाइप जो होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं, और जो बाकी के 3 हैं 3 पेयर्ड कार्टिलेजेस होते हैं। 3 जो होते हैं पेयर्ड कार्टिलेज होते हैं। कैसे होते हैं? 3 अनपेयर्ड और 3 पेयर्ड कार्टिलेजेस होते हैं। तो याद रखेंगे, अनपेयर्ड और पेयर्ड कार्टिलेजेस, पेयर मतलब जोड़े में होती है, तो 3 जोड़े मतलब 6, और 3 अकेले अकेले सिंगल सिंगल होती है, तो 3 6 3 9 9 टोटल पीस होते हैं कार्टिलेजेस के। जिसमें से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? ये जो अनपेयर्ड कार्टिलेजेस है वो कौन कौन से होते हैं? तो अनपेयर्ड कार्टिलेज में एक होता है जिसे कहते हैं कार्टिलेजिनस फ्लैप एपिग्लॉटिस। याद होगा मैंने बताया था, एपिग्लॉटिस एक ढक्कन की तरह, ये लीफ लाइक फ्लैप होता है कार्टिलेजिनस फ्लैप। ये वो फ्लैप है, ये वो ढक्कन है जो ग्लॉटिस को कवर कर लेता है जब हम स्वेलोइंग करते हैं। तो एक तो होता है एपिग्लॉटिस व्हिच कवर्स द ग्लॉटिस। ग्लॉटिस का कवर है, नाम से समझ जाओगे, एपी मतलब ऊपर, ग्लॉटिस मतलब जो विंड पाइप की ओपनिंग उसे ग्लॉटिस कहते हैं। तो एपिग्लॉटिस हो गया एक। दूसरा होता है जिसे कहते हैं थायराइड कार्टिलेज। क्या कहते हैं? इसे थायराइड कार्टिलेज कहते हैं, थायराइड कार्टिलेज। और वैज्ञानिकों ने इसी थायराइड कार्टिलेज को एडम्स एप्पल भी कहा है। एडम्स एप्पल, ये एडम का एप्पल है। अब आप कहोगे क्या एडम और ईव ने यही एप्पल खाया था? तो नहीं भाई साहब, ये एप्पल वो एप्पल नहीं जो खाया था। ये एप्पल के शेप जैसा, एप्पल के शेप जैसा होता है। और एडम मतलब आदमी, मेल पुरुष, तो कह रहे हैं ये पुरुषों में ज्यादा बड़ी, ज्यादा फूली हुई होती है, ज्यादा डेवलप्ड होती है। तो मेल्स में ज्यादा फूली हुई होने की वजह से इसे एडम्स एप्पल कहा जाता है। एडम्स एप्पल क्यों कहा जाता है? मेल्स में ये कंपैरेटिवली लार्ज होती है, क्योंकि मेल्स में इसको कंट्रोल करता है, इसके साइज को एंड्रोजन, मेल सेक्स हार्मोन, जैसे टेस्टोस्टेरोन का नाम आपने सुना होगा, तो टेस्टोस्टेरोन की वजह से ये फूल सी जाती है, ये बड़ी हो जाती है। तो इसीलिए मेल्स में ज्यादा प्रोमिनेंट होने की वजह से इसे एडम्स एप्पल कहा जाता है। इस पे लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप ये मत कहना कि लिखवा दो, कोई जरूरत नहीं, जानने के लिए, आपकी जानकारी के लिए बता दिया इसे एडम्स एप्पल कहा क्यों जाता है। तो पहला एपिग्लॉटिस कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जो ग्लॉटिस को कवर करता है, और दूसरा थायराइड कार्टिलेज, जो थायराइड कार्टिलेज होता है, जो ऐसे नेक में आप फूला हुआ हिस्सा जो देखते हो, ये थायराइड कार्टिलेज थायराइड ग्लैंड के ऊपर पाया जाता है। थायराइड ग्लैंड के जस्ट ऊपर होने की वजह से इसका नाम रखा है थायराइड कार्टिलेज, और इसे एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। ये दूसरा अनपेयर्ड कार्टिलेज। और तीसरा अनपेयर्ड कार्टिलेज होता है जिसे कहते हैं क्रिक्वायर्ड कार्टिलेज। क्रिक्वायर्ड कार्टिलेज जो रिंग जैसा दिखाई देता है, रिंग लाइक अपीयरेंस होती है इसकी। तो कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाए कभी कि रिंग लाइक कौन सा कार्टिलेज पाया जाता है लैरिंक्स में, तो आप बताओगे क्रिक्वायर्ड कार्टिलेज होता है। और वहीं अनपेयर्ड कार्टिलेज के बारे में पूछा जाए तो आप बताओ पेयर्ड कार्टिलेज। अभी हमने पढ़ा कौन सा? अनपेयर्ड। अगर हम यही बात करें 4th, 5th एंड 6th कार्टिलेज, तो ये होते हैं एरेटिनॉइड। एरेटिनॉइड कार्टिलेज होते हैं पेयर्ड। ये दो होते हैं एरेटिनॉइड, पिरामिड शेप के होते हैं। कैसे होते हैं? ये पिरामिडल होते हैं, पिरामिड जैसे दिखाई देते हैं, पिरामिडल होते हैं, पिरामिड शेप के दिखाई देते हैं। और दूसरा होता है जिसे कहते हैं कॉर्निक्यूलेट। क्या कहते हैं? कॉर्निक्यूलेट। इसी को कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी भी कहा जाता है, कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी कहते हैं। और तीसरा होता है जिसे कहते हैं क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। तो आप क्या करोगे? ज्यादा कुछ नहीं करोगे, बस ये ध्यान रखोगे, क्योंकि जैसे जानते हो आप एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, केवल इतना दिया हुआ है कि कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। जो हमारा लैरिंक्स होता है, लैरिंक्स जो साउंड बॉक्स होता है, ये कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है, एक बक्सा है, एक बक्सा, एक डिब्बा है जो कार्टिलेज से बना है। अब इतना जानने के लिए आपको ये बताया है कि वो कार्टिलेज जो होता है, बक्सा जो लैरिंक्स का होता है, उस लैरिंक्स में 9 पीस होते हैं, 9 टुकड़े कार्टिलेज के होते हैं। कार्टिलेज का बना हुआ बक्सा 9 कार्टिलेजेस के पीस से बना हुआ है, जिसमें से 3 अनपेयर्ड होते हैं, उनके नाम ये हैं। 3 पेयर्ड होते हैं, उनके नाम ये हैं। बस कभी क्वेश्चन पूछा गया कितने कार्टिलेज हैं, आप 9 बताओगे। अब ये 9 कार्टिलेज में 3 पेयर्ड, इनमें से कौन सा पेयर है, कौन सा अनपेयर्ड, बस इतना नाम याद कर लो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको कहीं से भी आपको एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो बस ये याद रखेंगे कि कार्टिलेज से बना हुआ बॉक्स होता है साउंड बॉक्स। अब इस साउंड बॉक्स में लैरिंक्स में क्या होता है? अब साउंड प्रोडक्शन करता है ये। इसे साउंड बॉक्स क्यों कहते हैं? अगर आप देखोगे इस लैरिंक्स को साउंड बॉक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि अब देखो, लैरिंक्स जो है, लैरिंक्स इसे साउंड बॉक्स कहा जाता है। लैरिंक्स को हम साउंड बॉक्स कहते हैं। लैरिंक्स जो है वो साउंड बॉक्स है, क्योंकि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन, हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन। हम जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना, उस साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करने वाला लैरिंक्स होता है, उसे कहते हैं साउंड बॉक्स। एक बक्सा है जिसके वॉल में आप देखो कि इस बॉक्स को बनाया किसने? 9 पीस होते हैं कार्टिलेज के, वो मिलकर इस लैरिंक्स को बनाते हैं। और इस लैरिंक्स में जो 9 पीस हैं जो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, इसके लिए इनके पास, अब देखो, अब क्वेश्चन उठता है ये साउंड प्रोडक्शन कैसे होता होगा, तो आप लिखोगे इसके लिए इनमें वोकल कॉर्ड्स पाई जाती है। साउंड प्रोडक्शन, जो साउंड प्रोड्यूस होता है वोकल, इसमें जो होता है लैरिंक्स में, साउंड प्रोडक्शन के लिए साउंड इज प्रोड्यूस्ड। हम साउंड कब प्रोड्यूस करते हैं? साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन मतलब जब हम सांस बाहर निकालते हैं उस समय साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जब हम सांस अंदर खींचते हैं तब साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। सांस अंदर खींच रहे हो, साउंड नहीं प्रोड्यूस करते। जब मैं बोल रहा हूँ एक्सहेलेशन करते समय साउंड प्रोड्यूस होता है। कैसे होता है? ध्यान से सुनेंगे। बाय द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड। हमारे पास क्या होती है? वोकल कॉर्ड्स होती हैं। हमारे लैरिंग्स के अंदर की तरफ वोकल कॉर्ड होती हैं। 2 वोकल कॉर्ड, 2 तरह की वोकल कॉर्ड होती हैं। अपर, जो अपर है उसे कहते हैं अपर फॉल्स वोकल कॉर्ड। अपर फॉल्स वोकल कॉर्ड होती है। जो वोकल कॉर्ड है बेटा, साउंड प्रोड्यूस करने वाला जो बंडल, जो मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को कॉर्ड कहा गया। वोकल कॉर्ड साउंड प्रोड्यूस करने वाली अपर पार्ट में, जो ऊपर की तरफ होती है लैरिंग्स में 2 तरह की वोकल कॉर्ड, एक ऊपर है एक नीचे है। ध्यान से सुनेंगे, एक ऊपर एक नीचे। अगर सामने से देखेंगे तो ये पहले पड़ेगी, सामने से देखेंगे तो जो वोकल कॉर्ड मेम्ब्रेन की तरह आपको दिखाई देगी, ये देखें, ये आपको एक मेम्ब्रेन दिखाई देगी। ये मेम्ब्रेन बाहर से, जो ऊपर से आपको दिखाई दे रही है, ऊपर से दिखेगी, इसे कहेंगे फॉल्स वोकल कॉर्ड। मतलब ये साउंड प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करती, ये मूव नहीं करती। लेकिन अंदर की तरफ अगर आप देखोगे, इसी के अंदर की तरफ, मतलब नीचे की तरफ आप देखोगे तो एक जोड़ी जो अंदर की तरफ दिखाई दे रही है, ये जो पिंक कलर से मैंने अभी ऐड किया है इधर, ये अंदर की तरफ होती है। मतलब मेरा हाथ देखो, आप मेरा हाथ देखो, ये वाला हिस्सा ऊपर है और इसके जस्ट नीचे, ऐसे ऊपर नीचे करके
दो वोकल कॉर्ड है, तो ऊपर वाली जो है ये फॉल्स है, इससे साउंड प्रोड्यूस नहीं होता, अपर वाली फॉल्स है। लोअर साइड में ये जो होती है, ये वाली साउंड प्रोड्यूस करती है, यही वाइब्रेट करती है। जब हम एक्सहेल करते हैं, अंदर से सांस बाहर निकालते हैं, तो यही वाइब्रेट करती है, इसी के वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो अपर वोकल कॉर्ड मान लो ये वाली जो है, ये ऊपर वाली अपर है, और अपर वाली जो होती है इसे फॉल्स वोकल कॉर्ड कहते हैं। इसका कोई रोल साउंड प्रोडक्शन में नहीं होता। और यहीं पे अगर हम बात करें अंदर वाली, जो इनर वाली होती है, इनर वाली को हम कहते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड। एक्चुअल साउंड प्रोडक्शन इसी वोकल कॉर्ड से होता है। तो अपर फॉल्स वोकल कॉर्ड एंड लोअर वाली जो होती है, ये होती है ट्रू वोकल कॉर्ड। ट्रू वोकल कॉर्ड, तो ये दोनों वोकल कॉर्ड होती हैं, लेकिन साउंड प्रोडक्शन में ट्रू वोकल कॉर्ड हेल्प करती है। याद रखेंगे, यही ट्रू वोकल कॉर्ड साउंड प्रोडक्शन करती है, साउंड प्रोडक्शन करती है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, मेल्स के केस में, ह्यूमन के जो मेल्स होते हैं, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस होता है, एंड्रोजन प्रोड्यूस होता है, मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होता है। वो क्या करता है, वो इस वोकल कॉर्ड को फुला देता है, वोकल कॉर्ड को फुला देता है, और फूलने की वजह से इस वोकल कॉर्ड के बीच में जो स्पेस होता है वो बड़ा हो जाता है। ये देखो, ये जब वोकल कॉर्ड मान लो ऐसी है, वोकल कॉर्ड ऐसी है, अब कह रहे हैं जब ये फूल जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, इसके बीच में स्पेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्पेस बन जाएगा। ये देखो, अभी ऐसी थी, अभी ऐसी हो गई, फूलने की वजह से स्पेस बन गया। तो जब स्पेस ज्यादा बन जाता है ना, तो साउंड बाहर निकलता है। तो इसके वॉल पे ये देखो, जब स्पेस बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाता है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। मेल्स के केस में वॉइस जो होती है, साउंड जो प्रोड्यूस होता है, उसकी पिच लो होती है। मेल्स में वॉइस की पिच लो होने का कारण क्या है, एंड्रोजन की वजह से वोकल सैक बड़ा हो जाता है। ये लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन केस ऑफ मेल्स, इन केस ऑफ मेल्स, जो वोकल कॉर्ड के बीच का स्पेस है, जो वोकल सैक कही जाती है साउंड प्रोड्यूस करने वाली, इन मेल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंड्रोजन। एंड्रो मतलब होता है मेल सेक्स हार्मोन, एंड्रोजेंस जो होते हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंड्रोजेंस, मेल सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन जो होता है, मेल में टेस्टोस्टेरोन जो होता है, मेल की मेलनेस के पीछे यही टेस्टोस्टेरोन है। मेल्स की आवाज में भारीपन या लो पिच होने की वजह से का वजह भी यही एंड्रोजन होता है। तो ये एंड्रोजन, इन्फ्लुएंस ऑफ एंड्रोजन, द वोकल सैक इज, वोकल सैक जो स्पेस होता है, वोकल सैक इज लार्ज, वोकल सैक बड़ा हो जाता है। इसीलिए कॉज ऑफ विच इज द कॉज ऑफ लो पिच ऑफ वॉइस या लो पिच्ड साउंड। जो मेल्स में लो पिच्ड वॉइस होती है फीमेल्स के कंपेयर में, एज कंपेयर टू फीमेल, मेल्स के वॉइस की पिच, जो साउंड की पिच होती है वो लो होती है। क्यों? क्योंकि मेल्स में वोकल सैक जो होता है, जो स्पेस होता है वोकल कॉर्ड के बीच में, वो स्पेस बड़ा होता है, बड़ा स्पेस है। क्वेश्चन कौन कॉज करता है, तो बताओगे एंड्रोजन, मेल सेक्स हार्मोन की वजह से ये एंड्रोजन वोकल सैक को बड़ा कर देता है। इसलिए जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो जो प्रेशर होता है, हवा का जो प्रेशर है, जब स्पेस बड़ा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। स्पेस जब कम होगा, ये देखो स्पेस कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है। इसलिए फीमेल्स की वॉइस जो होती है वो हाई पिच्ड होती है, वोकल सैक बड़ा नहीं होता फीमेल्स में। इन केस ऑफ फीमेल्स, और बच्चों में भी एंड्रोजन कम होता है। याद रखेंगे, चाहे मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो, बचपन में आवाज सबकी एक जैसी होती है। बचपन में मेल और फीमेल, लड़का हो या लड़की, उनकी आवाज ऑलमोस्ट एक जैसी होती है बचपन में। तो वो क्यों होती है, उसके पीछे रीजन एंड्रोजन का लो होना। इसीलिए इन केस ऑफ फीमेल्स, इन चिल्ड्रन में, एंड जो मदर होती है, या ऐसे कह लें इन विमेन, इन फीमेल, और इन केस ऑफ बच्चा, मेरा बच्चा है तो मेरा बच्चा है तो, और फीमेल्स में, इन दोनों में वॉइस जो होती है वो कैसी होती है, साउंड जो उसका होता है वो होता है हाई पिच्ड वॉइस। कैसी होती है, हाई पिच्ड वॉइस होती है। तो मेल्स में लो पिच और फीमेल्स में हाई पिच्ड साउंड कौन प्रोड्यूस करता है, वो ये प्रोड्यूस करते हैं। समझ आया? यही वो छोटी छोटी बारीकियां हैं, यही वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन पे क्वेश्चन बनाने वाले क्वेश्चन बनाते हैं, या उनका मन करता है प्रश्न बनाने का। लेकिन हर उन छोटी छोटी बातों पे यहाँ एनलाइटमेंट किया जाएगा, फोकस किया जाएगा, जो आपके लिए अत्यंत और अत्यंत से भी अत्यंत आवश्यक होंगे। इसलिए ध्यान देंगे, हर बात को ध्यान से सुनेंगे, कुछ छोड़ूंगा नहीं, खास चीज तो जरूर डिस्कस करूंगा आपके लिए। लव यू। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब देखिए, लैरिंग्स की बात तो मैंने कर दी, आपको जो जरूरी था लैरिंग्स के बारे में बता दिया। अब आते हैं हम ट्रैकिया पे। अगला टॉपिक है हमारा टिरैकिया। अब हम टिरैकिया पे आते हैं। टिरैकिया कौन है? ये वायु नली है, ये विंड पाइप है। कौन सी पाइप है? विंड पाइप है भाई साहब। और ये विंड पाइप जो वायु नली होती है, ये जो ट्रैकिया होती है, विंड पाइप होती है। इस विंड पाइप की अगर आप बात करते हो तो ये विंड पाइप जो है लैरिंग्स से शुरू होकर के, ये देखो, ये हमारे लैरिंग्स की शुरुआत है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लैरिंग्स की शुरुआत में एक बोन सा स्ट्रक्चर, ये बोनी स्ट्रक्चर होता है, जिसे आप जानते होंगे हायोइड बोन कहते हैं। ये एक यू शेप की बोन कही जाती है। अगर यू नहीं लग रहा है तो आपको याद यही करना है कि ये यू शेप की होती है, बस और ज्यादा नहीं याद करना है, इसको याद कर लें, ये यू शेप्ड बोन होती है। अब यहाँ से ये आपका लैरिंजियल वॉइस बॉक्स जो होता है, लैरिंजियल साउंड बॉक्स जो होता है, वहीं से आपकी विंड पाइप ओरिजिनेट हो जाती है। ये हमारा एडम्स एप्पल था, थायराइड कार्टिलेज जिसे कहते हैं। ये एडम का एप्पल है, खाना नहीं है इसे, ये एडम्स एप्पल। और इसके नीचे ये रही क्रिकॉइड, रिंग जैसी कार्टिलेज, रिंग लाइक कार्टिलेज होती है, इसे कहते हैं क्रिकॉइड। तो ये तो लैरिंग्स का हो गया, हमने डिस्कस कर लिया साउंड बॉक्स। अब कह रहे हैं इसके नीचे, इसके जस्ट नीचे से हमारी विंड पाइप, इसके जस्ट नीचे से विंड पाइप, ये रही हमारी विंड पाइप। तो जस्ट नीचे इसके विंड पाइप शुरू हो रही है। ये जो विंड पाइप आप देख रहे हो, विंड पाइप है हमारी। ये विंड पाइप ओरिजिनेट हो रही है हमारे लैरिंजियल बॉक्स से, ये साउंड बॉक्स से। और यहाँ देखिए इसकी पहचान है,
इसमें ये रिंग जैसे स्ट्रक्चर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ट्रैकिया से रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस वायु नली से। वायु की इस नली से दो तरह के क्वेश्चन, एक इसकी रिंग्स पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और दूसरा इसकी लाइनिंग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लाइनिंग से, अब जैसे कि आप जानते हो नई एनसीईआरटी ने एनिमल टिश्यू हटा दिया, लेकिन फिर भी एनिमल टिश्यू के स्पॉट्स आपको हर चैप्टर में, ह्यूमन फिजियोलॉजी के हर चैप्टर में एनिमल टिश्यू के स्पॉट्स देखने को मिल जाते हैं। ये देखें, ये रिंग जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। हमारी ट्रैकिया जो विंड पाइप होती है, अगर मैं लेवल करूं तो ये रही आपकी विंड पाइप ट्रैकिया, ये है आपकी विंड पाइप ट्रैकिया। ये है आपका एपिग्लॉटिस लिड जो ग्लॉटिस को ढक देता है, एपिग्लॉटिस जो कि कार्टिलेजिनस फ्लैप है। ये हायोइड बोन है, ये हम लोकोमोशन मूवमेंट में इस बोन के बारे में चर्चा करेंगे। हायोइड बोन होती है, ये आपका थायराइड कार्टिलेज होता है, थायराइड कार्टिलेज है, थायराइड कार्टिलेज जो कि साउंड बॉक्स लैरिंग्स का पार्ट है। अब कह रहे हैं ये ट्रैकिया है, तो इस ट्रैकिया में आप देखो ऐसी रिंग्स दिखाई दे रही हैं, सी शेप्ड रिंग्स होती हैं, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। ये कार्टिलेज की बनी हुई, कार्टिलेजिनस, याद रखेंगे कार्टिलेज क्या होता है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, कुछ नहीं है। कार्टिलेज का मतलब सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, ये कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है, सपोर्ट करता है इनकी वॉल को, इनकी वॉल में एक स्ट्रेंथ देता है, स्केलेटन की तरह काम करता है। स्केलेटन का मतलब सपोर्ट देना, तो सपोर्टिव स्ट्रक्चर है कार्टिलेज, सी शेप्ड होता है, ये कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। याद रखेंगे सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ह्यूमन की ट्रैकिया के अंदर। ह्यूमन की ट्रैकिया में ऐसी सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स है जो ऊपर की तरफ, मतलब इस साइड पे देखोगे वेंट्रल साइड पे, तो ये वेंट्रल साइड पे पूरी कंप्लीट है। सी का मतलब क्या है, देखें कि एक साइड पे तो ये पूरी तरह से कंप्लीट पाई जाती है और दूसरे साइड पे देखें यहाँ पे ये रिंग एब्सेंट है, बैक साइड में ये रिंग्स एब्सेंट है। मतलब बैक साइड में इस पाइप के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है। सामने से देखोगे ये रिंग है, इधर देखो तो ये रिंग एब्सेंट है। तो क्या ये सी शेप्ड रिंग है, क्योंकि इसके पीछे भी रीजन है, देखो इसके पीछे भी रीजन है। यहाँ से हमारी फूड पाइप जा रही है, ये है हमारी फूड पाइप जो डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्ट हो रही है। अब कह रहे हैं इस फूड पाइप के जस्ट नीचे से होकर के जाती है ये विंड पाइप, ये दोनों का देखो आप आमना सामना हो रहा है। तो कह रहे जिस साइड से ये विंड पाइप जा रही है उसने अपने केवल इस साइड पे, ये देखो केवल एक साइड पे ये रिंग बनाई, केवल एक साइड पे ये रिंग बनाई, उस साइड पे जिधर ये फूड पाइप प्रेजेंट होती है, ये जहां फूड पाइप प्रेजेंट है उस फूड पाइप की तरफ इसकी रिंग्स एब्सेंट होती है। देखो ये डॉर्सल साइड पे एब्सेंट है रिंग, ये डॉर्सल है बैक साइड और ये वेंट्रल है, ये वेंट्रल साइड है, ये डॉर्सल साइड है। तो कह रहे वेंट्रल साइड पे ये पूरा है, वेंट्रल साइड पे ये पूरा है, लेकिन डॉर्सल साइड पे इनकम्प्लीट है। याद रखेंगे ये डॉर्सल साइड पे इनकम्प्लीट होती है, डॉर्सल साइड पे इनकम्प्लीट होती है, वेंट्रल साइड पे कंप्लीट होती है। ट्रैकिया में सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं और ये रिंग्स क्या करती हैं, याद रखेंगे ये ट्रैकिया, ये जो पाइप है, जब पाइप जैसे आपने स्ट्रॉ देखा होगा, स्ट्रॉ पाइप, जब आप फ्रूटी पीते हो, जब आप कोई नारियल पानी पीते हो, तो जब ऐसे जब उसे सक करते हो ना, जब एयर बाहर की तरफ उससे जाती है तो उसके बंद होने का चांस होता है, वो पाइप बंद हो सकती है, कोलैप्स हो सकती है। तो कह रहे उस पाइप के बंद होने के पीछे रीजन है कि उसकी वॉल में कोई सपोर्टिंग स्ट्रक्चर नहीं होता, लूज मेम्ब्रेन होगी तो वो बंद हो जाएगी। तो कह रहे उस लूज मेम्ब्रेन की मतलब जो ट्रैकिया की वॉल है उसको सपोर्ट करती है, ताकि जब हम सांस बाहर निकाल रहे हो, जब विंड पाइप से एयर बाहर जा रही हो तो वो विंड पाइप क्लोज ना हो। तो विंड पाइप को क्लोज होने से बचाने के लिए जो रिंग्स पाई जाती हैं उसे कहते हैं कार्टिलेजिनस रिंग्स। तो याद रखेंगे सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स, ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, जो हाइलीन कार्टिलेजेस होते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं सी शेप्ड, ये हाइलीन कार्टिलेज का बना होता है। तो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग द ट्रैकिया, ये क्या करते हैं, प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग, ये कोलैप्स होने से बचाते हैं, कोलैप्स होना, बंद हो जाना उस ट्यूब का, उस ट्यूब को, ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाना इसका काम है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ट्रैकिया से रिलेटेड याद रखना। और दूसरा ट्रैकिया की लाइनिंग, जो लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया है, लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिया की जो लाइनिंग होती है वहां क्या पाया जाता है, वहां पाई जाती है सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलिया। कैसी एपिथेलिया होती है, सीलिएटेड एपिथेलिया होती है, जो कि सूडो स्ट्रैटिफाइड होती है, सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलिया, कॉलमनार एपिथेलिया, कॉलम जैसी सेल्स होती हैं, सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलिया पाई जाती हैं। ये केवल याद करने का पॉइंट है, आपको ज्यादा इस पे एनसीईआरटी में दिया नहीं है, इसलिए आप इसको बस इतना याद कर लें कि यहाँ की एपिथेलिया में सीलिया होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि विंड पाइप में अगर कोई डस्ट पार्टिकल या कोई फॉरेन पैथोजन, कोई माइक्रो, कोई बैक्टीरिया फंस जाता है, उसे बाहर निकाल देना। ये जो सीलिया होती हैं हमेशा यूनिडायरेक्शनल मूव करती है, एक डायरेक्शन, जैसे मान लीजिए मेरी फिंगर सीलिया है, क्या करती है, एक डायरेक्शन में मूव करके किसी भी पार्टिकल को जो अगर ट्रैप किया, कोई बैक्टीरिया होगा, उसे बाहर निकाल देना, उसे बाहर की तरफ फेंक देने के लिए ये सीलिएटेड एपिथेलिया यहाँ प्रेजेंट होती है। मतलब सीलिया का पाया जाना हमारे बॉडी में हमारे लंग्स की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है, किसी माइक्रोब या किसी हार्मफुल एजेंट को शरीर से बाहर खदेड़ने के लिए, भगाने के लिए सीलिया यहाँ पे पाई जाती है। तो याद रखें यहाँ सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलिया पाई जाती है ट्रैकिया की लाइनिंग में, और यहाँ पे कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है। ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स है ट्रैकिया से कंटिन्यू होकर के आगे तक ब्रोंकाई तक भी फैली होती है, एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। जो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, द कार्टिलेजिनस रिंग्स, ये जो कार्टिलेज से बनी हुई रिंग्स होती हैं, कंटिन्यू फ्रॉम ट्रैकिया अप टू, ट्रैकिया से शुरू होती हैं, कंटिन्यू होती हैं और आगे ब्रोंकाई में भी जाती हैं, अप टू द इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक फैली होती हैं। जो शुरुआती ब्रोंकियोल्स होते हैं, सिंपल ब्रोंकियोल्स होते हैं, उन ब्रोंकियोल्स में भी पाई जाती है। अब आपके दिमाग में सवाल उठता होगा कि आखिर ट्रैकिया जब ब्रांच होती है, डिवाइड होती है, तो उसकी कितनी छोटी ब्रांचेस बन जाती हैं। तो उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि ट्रैकिया से लेकर के वो ब्रोंकियोल्स तक जहां तक ये कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती है, वो किस तरीके से अरेंज होते हैं, जरा ध्यान देंगे सभी लोग। ये जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया, ये देखें, ये ट्रैकिया हमारी थोरैसिक कैविटी, हमारे चेस्ट के अंदर, ये
चेस्ट के अंदर ये विंड पाइप ऐसे रन कर रही है बीचों बीच, इसे कहते हैं मिड थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी के बिल्कुल बीचों बीच रन कर रही है। चेस्ट को हम थोरैसिक कैविटी कह रहे हैं, चेस्ट के अंदर की कैविटी को, तो कह रहे हैं उसके बीचों बीच से ऐसे रन कर रही है ये ट्रैकिया। तो ये जो ट्रैकिया है ये बीचों बीच से ऐसे रन करती हुई आई और आई 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 और आई आई आई, फिर क्या हो गई, यहाँ से ये डिवाइड हो गई। तो अब पॉइंट कहता है एनसीईआरटी का कि जो हमारी ट्रैकिया है, ट्रैकिया विंड पाइप, ट्रैकिया रन्स रन्स थ्रू मिड थोरैसिक कैविटी, मिड थोरैसिक कैविटी। ये थोरैसिक कैविटी जो चेस्ट की कैविटी होती है उसमें बीचों बीच रन करती हुई जाती है और बाइफरकेट हो जाती है राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में। ये देखो यहाँ से इसने दो ब्रांच बना ली और इसको हमने डिस्कस किया था वर्टिब्रल कॉलम के फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री पे, मतलब जिसका जो लेवल है बाइफरकेट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। बाइफरकेट दो रास्ते में बट गई, बाइफरकेट्स इनटू किसमें, प्राइमरी ब्रोंकाई, किसमें, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई में ये डिवाइड हो जाती है, प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। पहली ब्रांच ब्रोंकाई है, कौन से लेवल पे, एट द लेवल, अगर वर्टिब्री से कंपेयर करोगे तो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री, T5 का जो लेवल है फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री, वर्टिब्रा में अगर वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन से कंपेयर करोगे तो बैकबोन के लेवल पे फिफ्थ वाले लेवल पे ये डिवाइड हो जाती है राइट एंड लेफ्ट। देखो ये राइट हो गई, ये राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई हो गया और उसके बाद फिर अब देखेंगे ये अब और डिवाइड होती जाती है राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई से। अब ये और छोटी होती जाती है, डिवाइड करती जाती है, ब्रांच बनाती जाती है। ये देखो ये लंग्स में एंटर कर चुकी है और इसने अपने कई सारे भाई बंधु रिश्तेदार, ये कह रहे हैं ये ब्रांचिंग्स बनानी शुरू कर दी। ये सारी की सारी छोटी इनकी सब डिवीजन ब्रांचेस बननी शुरू हो जाती हैं ताकि ये ढेर सारी एल्वियोलाई से कनेक्ट हो सके। ये सारी की सारी ब्रांचेस आप देखो लंग्स की एल्वियोलाई के अंदर जा करके जुड़ती हैं। तो देखो सबसे पहला डिवीजन मैंने क्या बताया, सबसे पहला डिवीजन जो बताया है वो है प्राइमरी ब्रोंकाई का। ये मान लो आप लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई था, ये नहीं, ये मान लो ये जो था इसे मैं कहता हूं लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, इसका नाम है लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, ये लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई है। फिर लेफ्ट प्राइमरी वाला जो था वो अब सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाएगा, इसी को मैं लोबर ब्रोंकाई भी कहूंगा। ये इनिशियल ब्रोंकाई है सारे, ये सब ब्रोंकाई के ब्रांचेस हैं। अब ये लोबर ब्रोंकाई जो होगा, ये लोबर जो होगा वो डिवाइड होगा टर्शियरी ब्रोंकाई में, क्वाटरनरी ब्रोंकाई में, सेगमेंटल ब्रोंकाई में, और ये अब टर्मिनेट हो जाएगा। अब यहाँ ब्रोंकाई का अंत आ गया, अब कह रहे हैं इसे टर्मिनल ब्रोंकाई आ चुका है। ये टर्मिनल ब्रोंकाई अब फिर डिवाइड हुआ और सब डिवीजन, टर्मिनल ब्रोंकाई डिवाइड हुआ लोब्यूलर ब्रोंकियोल में, किसमें, लोब्यूलर ब्रोंकियोल, ये है इनिशियल ब्रोंकियोल, लोब्यूलर ब्रोंकियोल। उसके बाद आता है टर्मिनल ब्रोंकियोल, ये है टर्मिनल ब्रोंकियोल। ये सब ब्रोंकियोल्स आ चुके हैं। अब टर्मिनल ब्रोंकियोल जब आता है वहां से शुरुआत हो जाती है। अब शुरुआत हो जाएगी। अब देखो, अब मैं जो येलो कलर से बना रहा हूं इस एरिया को, थोड़ा सा स्पेसिफाई कर रहा हूं इस एरिया को, क्यों स्पेसिफाई कर रहा हूं आपको समझ आ जाएगा। अब ये जो आ गया, ये जो एरिया आ गया, यहाँ पे टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद से जो कहानी शुरू हुई है, इसको देखोगे, इसे कहते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। ये है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। याद करो मैं बताया था पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, कंडक्टिंग पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट। तो रेस्पिरेटरी पार्ट शुरू हो चुका है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल डिवाइड होता है, एल्वियोलर डक्ट बनाता है। क्या बनाता है, एल्वियोलर डक्ट बनाता है, और ये एल्वियोलर डक्ट कनेक्ट होती है एल्वियोलाई से। ये देखो यहाँ पे ये कनेक्ट होती है एल्वियोलाई से। यहाँ ये एल्वियोलर सैक आपको दिखाई दे रही है, सारे के सारे धूम मचा ले। ये देखो ये सारे के सारे, इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं कह रहा हूँ एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई है, ये सारे एल्वियोलर सैक हैं जो कनेक्टेड हैं एल्वियोलर डक्ट से, और एल्वियोलर डक्ट से जुड़ा हुआ है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से लेकर के एल्वियोलाई तक ये जो पार्ट था, ये पार्ट रेस्पिरेटरी जोन कहा जाता है। रेस्पिरेटरी पार्ट है ये, इसे एक्सचेंज पार्ट कहा जाता है। ये वो जोन है जहां गैसियस एक्सचेंज होती है, यही वो पार्ट है जहां केवल गैसियस एक्सचेंज होगी। इसके पहले जितना भी पार्ट था, उसके पहले जितना भी पार्ट आपने देखा, ये सारा का सारा केवल और केवल कंडक्शन जोन कहा जाता है। ये पूरा का पूरा कंडक्शन जोन है। नीचे वाला रेस्पिरेटरी जोन, ऊपर वाला कंडक्शन जोन, खाली एयर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इन सब में। और मैंने कहा ये जो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स थी, ये जो कार्टिलेज वाली जो रिंग्स थी, ये देखो ये जो रिंग्स थी ट्रैकिया से कंटिन्यू होती है। ये जो रिंग है ये ट्रैकिया से चले आ, ये ट्रैकिया से शुरू हुआ, ट्रैकिया में भी, ब्रोंकाई में भी, इनिशियल ब्रोंकाई में, ये सब ब्रोंकाई में भी प्रेजेंट है। ये देखो ये ब्रोंकियोल तक, जो इनिशियल ब्रोंकियोल होते हैं वहां तक भी ये प्रेजेंट होता है। लेकिन रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल और नीचे के जोन में ये पूरी तरह से एब्सेंट है। याद रखेंगे, यहाँ इनिशियल ब्रोंकियोल तक ये पाया जाता है। तो अगर पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम आप देखोगे, यहाँ से शुरू होकर के कंडक्शन जोन टर्मिनल ब्रोंकियोल तक एंड हो जाता है। यहाँ टर्मिनल ब्रोंकियोल तक रेस्पिरेटरी जोन, यहाँ पे कंडक्शन जोन एंड हो गई, और अब शुरुआत होती है रेस्पिरेटरी जोन, जहां गैसियस एक्सचेंज होगा, जहां पे एल्वियोलाई पाई जाती है। एल्वियोलाई, ये जो एल्वियोलाई है मैमेलियन लंग्स में, ह्यूमन के लंग्स में एल्वियोलाई जो होती है वहां गैसियस एक्सचेंज होता है। ये एल्वियोलाई साइट ऑफ एक्सचेंज है, साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज की साइट जो है वो एल्वियोलाई है, जो हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट है। खूब सारी मैमेलियन लंग्स में अगर आप देखोगे, ह्यूमन लंग्स में टोटल 300 मिलियंस एल्वियोलाई पाए जाते हैं। 300 मिलियंस एल्वियोलाई इन ह्यूमन लंग्स, इन ह्यूमन, दोनों लंग्स मिला करके,
ह्यूमन लंग्स में 300 मिलियन मैमेलियन लंग्स, ह्यूमन की बात मैं केवल कर रहा हूं, ह्यूमन के लंग्स में 300 मिलियन एल्वियोलाई पाई जाती है, 300 मिलियन, और ये जो मिलकर के पूरा सरफेस एरिया बनाती है, द टोटल सरफेस एरिया, द टोटल सरफेस एरिया, ये जो सरफेस एरिया बनाती है एल्वियोलाई, ये लगभग 70 से 80 मीटर स्क्वायर होता है, कहीं कहीं 100 मीटर स्क्वायर भी दिया हुआ है, आप इसे 80 to 100 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, 80 to 100 मीटर स्क्वायर, इतना बड़ा सरफेस एरिया बनाती है ये हमारे बॉडी में, और बहुत ज्यादा ये रोल प्ले करती है, हमारे लंग्स को एफिशिएंट बनाती है गैसेस एक्सचेंज करने के लिए। तो लंग्स में एक्सचेंज की जो मेन साइट है वो एल्वियोलाई है, टोटल 300 मिलियन एल्वियोलाई ह्यूमन लंग्स में पाया जाता है, जो सरफेस एरिया 80 से लेकर के 100 मीटर स्क्वायर तक बनाती है। दो तरह की एल्वियोलर सेल्स पाई जाती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, एल्वियोलाई में दो टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। ह्यूमन के एल्वियोलाई में दो तरह की सेल्स होती हैं, एक जो होती है इसे कहते हैं टाइप 1 सेल्स, इन सेल्स को हम न्यूमोसाइट्स भी कहते हैं, एल्वियोलर सेल्स को हम न्यूमोसाइट्स भी कहते हैं। ये जो एल्वियोलर सेल्स हैं उन्हें न्यूमोसाइट्स कहते हैं, इसमें टाइप 1 सेल्स होती हैं और दूसरी होती है जिसे कहते हैं टाइप बी सेल्स। ये दोनों की दोनों सेल्स यूजुअली स्क्वैमस सेल्स, मेनली अगर मैं कहूं टाइप 1 सेल्स स्क्वैमस फ्लैट सेल्स होती हैं। कैसी होती हैं? फ्लैट सेल्स होती हैं जो गैसियस एक्सचेंज करती हैं, गैसियस एक्सचेंज करती हैं, टाइप 1 सेल्स कहते हैं। और दूसरी जो टाइप 2 सेल्स होती हैं ये राउंडेड सेल्स होती हैं, ये फ्लैट होती हैं शुरुआत में, बाद में ये राउंडेड शेप की हो जाती हैं। और ये टाइप 2 सेल्स जो होती हैं वो सीक्रेट करती हैं लेसिथिन। क्या सीक्रेट करती हैं? सीक्रेट फॉस्फोलिपिड, एक फॉस्फोलिपिड बनाती हैं, फॉस्फोलिपिड जिसे कहते हैं लेसिथिन। अब आप कहोगे ये फॉस्फोलिपिड क्या होता है, लेसिथिन क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से सुन लें। फॉस्फो मतलब होता है फॉस्फेट और लिपिड का मतलब होता है फैट, मतलब एक फैट और फॉस्फेट का दोस्ती, फैट और फॉस्फेट से बना हुआ एक ऐसा केमिकल है जो सर्फेक्टेंट का काम करता है हमारे लंग्स की एल्वियोलाई में। मतलब ये वही काम करता है जो यहाँ पे देखें मैंने बताया कार्टिलेजिनस रिंग्स पाई जाती हैं, यहाँ तक जो इनिशियल ब्रोंक्यूल है वहां तक रिंग पाई जाती है, जो कोलैप्स होने से बचाती है, बंद होने से बचाती है। बिल्कुल उसी तरह, ठीक उसी तरीके से ये जो लेसिथिन होता है, जो फॉस्फोलिपिड होता है, ये एल्वियोलाई में फ्लूइड फॉर्म में सीक्रेट होता है। ये एल्वियोलाई के अंदर सीक्रेट होने वाला वो केमिकल है, ये एल्वियोलाई में सीक्रेट होने वाला वो केमिकल है जो एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से बचाता है, मतलब मॉइस्ट बनाता है इस एरिया को। और जब एयर नहीं रहेगी तो एल्वियोलाई बंद ना हो जाए, कोलैप्स ना कर जाए, इसको प्रिवेंट करता है। तो याद रखेंगे ये केमिकल, ये जो लेसिथिन है, ये एक सर्फेक्टेंट का काम करता है जो एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से बचाता है, एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से बचाता है, प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग एल्वियोलाई, प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग एल्वियोलाई। एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से बचाना कि जब एयर ना हो तो बंद ना हो जाए, एल्वियोलाई जब एयर ना हो तो बंद ना हो जाए, उसे बचाने के लिए यहाँ लेसिथिन सीक्रेट होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या समझना था यहाँ पे? एक ट्रैकिया की डिवीजन, ये देखो ट्रैकिया की बहुत सारी डिवीजन, ये डिवीजन कंडक्शन जोन बनाती है। ये जो कंडक्शन जोन बना है, जिस जोन में एयर का कंडक्शन हो रहा है, जिस जोन में एयर का कंडक्शन हो रहा है, एयर ट्रैवल कर रही है, गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा, वो जोन यहाँ है कंडक्शन जोन। और दूसरा रेस्पिरेटरी जोन, जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, जहाँ गैसेस एक्सचेंज होकर के ब्लड में आ रही हैं, ये वो स्थान होता है एल्वियोलाई जिसे कहते हैं। और ये एल्वियोलाई दो तरह की सेल्स होती हैं, यहाँ पे टाइप 1 टाइप 2 सेल्स होती हैं जो गैसियस एक्सचेंज और फॉस्फोलिपिड सीक्रेट करने में हेल्प करती हैं। 300 मिलियन से यहाँ का सरफेस एल्वियोलाई होती है, जो कि टोटल सरफेस एरिया लगभग 100 मीटर स्क्वायर बनाती है। बहुत बड़ा सरफेस एरिया है। हमारी स्किन से कंपेयर करोगे तो लगभग 50 गुना ज्यादा, हमारी स्किन के कंपेयर में लगभग 50 गुना ज्यादा होता है ये सरफेस एरिया। तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम की अरेंजमेंट कैसे शुरू हुई, कैसे कैसे ये डिवाइड हुई। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक एक करके नाक से शुरू हुआ, ये फेरिंग्स में आया, फेरिंग्स से लैरिंग्स में गया, लैरिंग्स से फिर आता है आपका ये साउंड बॉक्स, वोकल कॉर्ड बताया मैंने, फिर आती है ट्रैकिया जो विंड पाइप होती है, और विंड पाइप आगे डिवाइड हो जाती है, डिवाइड करके राइट लेफ्ट ब्रांच बनाती है, और फिर इसके टर्मिनेट होती है एल्वियोलाई तक। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर का लास्ट पार्ट है ये। स्ट्रक्चर समझने के लिए लास्ट पार्ट है ह्यूमन के लंग्स। स्ट्रक्चर समझने वाला ये लास्ट पार्ट है, लंग्स की बात करेंगे। और जैसा कि आप जानते हो हमारे पास लंग्स जो होते हैं, एक जोड़ी लंग्स होते हैं, वन पेयर, एक जोड़ी लंग्स होते हैं। और लंग्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसे कहते हैं प्लूरा, कवर्ड बाई डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन जो होती है, डबल लेयर्ड प्लूरा कहते हैं उसको। ये जो प्लूरा होती है ये लंग्स की मेम्ब्रेन को कहते हैं प्लूरा। आउटर पैराइटल और इनर विसरल प्लूरा, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, प्लूरा कहते हैं। आउटर पैराइटल प्लूरा, पैराइटल एंड इनर विसरल प्लूरा, इनर विसरल प्लूरा होती है। आउटर पैराइटल और इनर विसरल प्लूरा होती है। ये दो लेयर हो गई, आउटर और इनर लेयर। ये दो बातें इंपॉर्टेंट है, विसरल और पैराइटल प्लूरा। इन दोनों के बीच में पानी भरा होता है, इन दोनों मेम्ब्रेन के अंदर आपस में फ्रिक्शन और लड़ाई ना हो। कह रहे दो भाई एक साथ रहे लेकिन लड़े ना उनके बीच में, उनसे लड़ाई रोकने के लिए उनके बीच में एक दीवार बना दी और दीवार के अंदर फ्लूइड भर दिया फ्रिक्शन बचाने के लिए। तो वो जो फ्लूइड होता है लिखेंगे बिटवीन बोथ मेम्ब्रेन्स, बिटवीन दीज मेम्ब्रेन्स, दीज प्लूरल मेम्ब्रेन्स, प्लूरल मेम्ब्रेन्स, ये जो प्लूरा होती हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन्स होती हैं, द फ्लूइड प्रेजेंट, फ्लूइड कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड है ये? प्लूरल फ्लूइड है दैट प्रिवेंट फ्रॉम फ्रिक्शन, प्लूरल फ्लूइड प्रिवेंट फ्रॉम एनी फ्रिक्शन, प्रिवेंट फ्रॉम फ्रिक्शन बिटवीन देम, घर्षण, किसी भी प्रकार का आपस में घर्षण ना हो, आपस में वो मेम्ब्रेन लड़े नहीं। जब लंग्स में हम एक्सपेंशन, सांस अंदर भरते हैं तो लंग्स फैलेंगे और सांस छोड़ेंगे तो लंग्स दबते हैं, तो दबने या फैलने के समय मेम्ब्रेन्स में आपस में कोई फ्रिक्शन ना हो, इसे बचाता है ये फ्लूइड। ये फ्लूइड बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉक एब्जॉर्बर भी है ये शॉक एब्जॉर्ब भी करता है, लेकिन मेन पर्पस है रिड्यूस करता है किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन जो इनके बीच में हो सकता है, ये उससे इन्हें बचाता है, लंग्स की वॉल को बचाता है। अब आती है लंग्स की लोकेशन, कहां लोकेटेड होते हैं? मैंने पहले बताया ये चेस्ट कैविटी में, थोरैसिक कैविटी में लोकेटेड होते हैं। तो लंग्स आर लोकेटेड अबव डायाफ्राम, अबव डायाफ्राम,
डायाफ्राम के जस्ट ऊपर लोकेटेड होते हैं, एबव डायाफ्राम इन थोरैसिक कैविटी। कौन सी कैविटी? थोरैसिक कैविटी। भगवान ने हमारे लंग्स को जो सेटअप दिया है भाई साहब, एक एयर टाइट चैम्बर के अंदर लंग्स सिचुएटेड है, उसे हम थोरैसिक चैम्बर कहते हैं। और पूरा का पूरा एक पिंजरा बना रखा है। नेचर ने लंग्स को सुरक्षित करने के लिए पूरा पिंजरा बना रखा है, जिसे हम रिब केज या थोरैसिक केज कहते हैं। उसी केज से वेल प्रोटेक्टेड होता है। तो लिखेंगे लंग्स आर वेल प्रोटेक्टेड बाई, लंग्स आर, आवर लंग्स आर वेल प्रोटेक्टेड, बहुत अच्छी तरीके से ये वेल प्रोटेक्टेड है, वेल प्रोटेक्टेड बाई रिब केज। हमारा जो रिब केज है वो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, इसे हम थोरैसिक केज भी कहते हैं, थोरैसिक केज भी कहते हैं। रिब केज को हम थोरैसिक केज कहते हैं। एक केज है, एक पिंजड़ा है, चेस्ट का केज जिसे हम पिंजड़ा कहते हैं। इस पूरे पिंजड़े में बंद है हमारे लंग्स। बड़े मस्त तरीके से नेचर ने इसको ऐसा बंद किया है कि लंग्स पूरी तरह से सुरक्षित है। डायफ्राम के जस्ट ऊपर थोरैसिक कैविटी में पाया जाने वाला एक ऐसा स्ट्रक्चर, लंग्स एक चैम्बर में बंद है जिसे थोरैसिक चैम्बर कहते हैं। और ये जो चैम्बर होती है ये एयर टाइट चैम्बर होती है। कैसी होती है? ये एयर टाइट चैम्बर होती है, एयर टाइट चैम्बर होती है। तो इस एयर टाइट चैम्बर में पूर्णतया सुरक्षित हमारे लंग्स जिस केज से पाए जाते, केज में पाए जाते हैं, उसे कहते हैं रिब केज या थोरैसिक केज। जरा इस एनाटॉमिकल सेटअप को समझो, समझने की कोशिश करो। कि पहले तो मैंने आपको ये बताया कि हमारे बॉडी के अंदर, जैसे मान लो ये किसी इंसान को मैंने ऐसे एक इमेजिन कर लिया, ये कोई इंसान है। अब इमेजिन करो ये कोई इंसान, मान लो कह रहे ये कोई इंसान है, और इस इंसान के इधर ये एक ऐसा मस्क्यूलर डोम शेप्ड ऑर्गन, ये आप देखो ये एक मसल से बना हुआ गुंबद के जैसा ऑर्गन है, इसे डायफ्राम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये रहा डायफ्राम, इसे मैं कह सकता हूं डायाफ्राम, डायाफ्राम, ये रहा डायाफ्राम। अब इस डायफ्राम के जस्ट ऊपर ये रहे आपके, ये रहे दोनों आपके, एक राइट और दूसरा ये लेफ्ट लंग। तो राइट और लेफ्ट लंग्स डायफ्राम के जस्ट ऊपर जिस चैम्बर में है उसे थोरैसिक चैम्बर कह रहे हैं। ये पूरा चारों तरफ से केज, पिंजड़ा बना करके रहता है। उस पिंजड़े को अगर आप देखोगे, रिब केज जिसे कहते हैं, तो इसको रिब केज को देखो एक साइड से, मतलब मान लो ये वेंट्रल साइड है, सामने का हिस्सा है वेंट्रल और इसके पीछे का हिस्सा है डोर्सल। ये है बैक साइड, हमारी बैकबोन डोर्सल साइड पे। तो मान लो कि ये रहा आपके बॉडी का डोर्सल साइड, ये है डोर्सल साइड, मिड डोर्सल, मिड डोर्सल बिल्कुल बीचों बीच, हमारे पीठ पे बिल्कुल बीचों बीच हमारी वर्टिब्रल कॉलम है। कौन है? वर्टिब्री है, जिसे बैकबोन कहते हो। मिड डोर्सल साइड पे बैकबोन वर्टिब्री है। और मिड वेंट्रल पॉइंट पे आप देखो, मिड वेंट्रल साइड पे देखोगे, मिड वेंट्रल साइड पे देखोगे तो आपको मिलेगी एक बोन सिंगल, जिसे स्टर्नम कहते हो। ये हमारी ब्रेस्ट बोन है, स्टर्नम। तो ये देखो इस साइड पे वेंट्रल साइड पे स्टर्नम और डोर्सल साइड पे वर्टिब्री, और इन दोनों के लेटरल कनेक्शन, अब क्या है, इन दोनों को कनेक्ट किया है। ये देखेंगे दोनों साइड से 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद बाकी और भी 8 9 10 11 12 ऐसे। कह रहे ये क्या है? ये है हमारी रिब्स। कह रहे हैं इधर स्टर्नम, इधर डोर्सल साइड पे, डोर्सल साइड पे कौन? वर्टिब्री, और फिर लेटरल साइड पे, लेटरल साइड पे ये रहे, लेटरल साइड पे, लेटरल साइड पे रिब्स हो गई। कौन हो गई? हमारी रिब्स हो गई। और जस्ट नीचे देखो, नीचे वाले साइड पे देखोगे तो मान लो ये जो निचला साइड था, ये निचला साइड मस्क्यूलर डोम शेप्ड ऑर्गन, इसको मैं कह रहा हूं डायाफ्राम। क्या कह दूं? डायाफ्राम। तो ये मान लिया हमने मस्क्यूलर डोम शेप्ड ऑर्गन, ये है डायाफ्राम, डायाफ्राम है ये। तो मस्कुलर डोम शेप्ड ऑर्गन डायाफ्राम, इधर हो गए रिब्स, इधर हो गए स्टर्नम, इधर हो गई वर्टिब्री। मतलब ये चीज, ये लोकेशन है। कह रहे इसी के बीच में, इन्हीं सारे, इसी पूरे सेटअप के बीच में हमारे लंग्स हैं। कौन है? ये रहे हमारे लंग्स। मतलब हमारे लंग्स को जो स्थान मिला है, जो लंग्स को स्थान मिला है वो इसी सेटअप के अंदर मिला है। तो अगर ये पीलू को मान लो हमारा लंग्स है, ये जो पीले कलर से मैंने बनाया है, ये मान लो हमारे लंग्स हैं। ये जो पीलू है, ये जो पीलू है, इसको अगर मैं लंग्स मान लूं तो हमारे दोनों लंग्स, ये दोनों लंग्स जिस सेटअप में है, यहाँ मिड वेंट्रल, ये रही स्टर्नम, ये है स्टर्नम, इसके जस्ट पीछे, इसके जस्ट पीछे जो है वो है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्री, इसके जस्ट पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, ऐसे रन कर रही है। अब कह रहे हैं वर्टिब्री से इसके बीच में ये है रिब्स, ये है रिब्स। कह रहे हैं यही रिब्स जो है लेटरल साइड से आकर के इस लंग्स को सुरक्षा दे रही है। तो ये जो सेटअप है ना, इसी को रिब केज कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी सेटअप को हम रिब केज कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए रिब केज क्या है, आप बताओ कि कैसा पिंजरा है जो प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट आवर लंग्स, हमारे लंग्स की सुरक्षा इंश्योर करता है। क्या कंपोजिशन है इसका? इट कंसिस्ट्स व्हाट? एक वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्री, दो इसमें पाया जाता है स्टर्नम, इसके कंपोनेंट में हो गया स्टर्नम, और तीसरा हो गया रिब्स, और एडिशनल पार्ट में अगर आप देखोगे तो प्रेजेंट है डायाफ्राम। डायाफ्राम जिसका रोल रेस्पिरेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायफ्राम रेस्पिरेशन के मूवमेंट्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आगे डिस्कस करेंगे। वर्टिब्री जो है इसकी लोकेशन मिड डोर्सल साइड पे है, ये रट डालो, मिड डोर्सल साइड पे। स्टर्नम जो है वो मिड वेंट्रल साइड पे है, रट डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी लोकेशन पे सवाल। ये आपके लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट है। रिब्स जो होती हैं 12 जोड़ी होती है, टोटल कितनी होती हैं? 12 पेयर्स होती हैं। हाउ मेनी? 12 जोड़ी होती हैं। तो ये जो होंगी ये लेटरली लोकेटेड होंगी, लेटरल साइड पे, साइड मतलब ये बीच में, और साइड से जो आ रही है ये रिब्स, ये लंग्स को सुरक्षा देती हैं। और डायफ्राम कहां पे लोकेटेड है? पोस्टीरियरली लोकेटेड है, पोस्टीरियरली। जैसे ये ऊपर एंटीरियर, नीचे पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, ऐसे याद रखें। एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब डायफ्राम पोस्टीरियर वाले साइड, निचले साइड पे है, ये है डायफ्राम। और याद रखेंगे डायफ्राम क्या है? ये डोम शेप, गुंबद के आकार का। डोम शेप्ड का मतलब होता है,
डोम शेप्ड का मतलब होता है, याद रखेंगे, गुंबद, गुंबदाकार, गुंबद के आकार का, गुंबद के आकार का डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है। ऐसा डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, गुंबदाकार स्ट्रक्चर है जो एक मस्क्यूलर ऑर्गन होता है, मस्क्यूलर ऑर्गन होता है, डोम शेप्ड मस्क्यूलर ऑर्गन जिसमें फ्रेनिक मसल्स पाई जाती है। कौन सी मसल्स होती है डायफ्राम की? फ्रेनिक मसल्स। अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए डायफ्राम में कौन सी मसल्स है, तो फ्रेनिक मसल्स होती हैं। डायफ्राम में फ्रेनिक मसल्स होती हैं और डायफ्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ब्रीदिंग मूवमेंट में। तो याद रखेंगे, हेल्प इन ब्रीदिंग मूवमेंट, हेल्प्स इन ब्रीदिंग मूवमेंट। जब हम सांस लेते हैं तो उसमें जो ब्रीदिंग मूवमेंट्स होती हैं उसमें रोल प्ले करता है। और एनसीईआरटी ने भी लिखा है कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हम खुद से अपने लंग्स का वॉल्यूम खुद से बढ़ा या घटा नहीं सकते। या ध्यान रखेंगे, एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ आवर लंग्स इज सच दैट वी कैन नॉट ऑल्टर द लंग वॉल्यूम्स डायरेक्टली। हम अपने लंग्स के वॉल्यूम को डायरेक्टली ऑल्टर नहीं कर सकते, प्रभावित नहीं कर सकते। इसलिए लंग्स के चारों तरफ का जो एरिया होता है जहां पे डायफ्राम की मसल्स और ये रिब्स के बीच में जो मसल्स पाई जाती हैं जिन्हें हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं, इनकी मदद से ही हम रेस्पिरेशन के लिए लंग्स के वॉल्यूम को चेंज करके ही रेस्पिरेशन कर पाते हैं। तो वो जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, वहां इस बात को समझेंगे। अभी हम केवल स्ट्रक्चरल पार्ट पढ़ रहे थे और हमने ह्यूमन के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया है। एक एक स्ट्रक्चर को खोल खोल करके समझाया है। जितना आपको जानना चाहिए कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, कम से कम इतना तो जानना ही है, प्लस मैक्सिमम आपको इतना ही जानना है, इससे ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं। ये सफिशिएंट है आपके लिए यहाँ ये समझने के लिए कि ह्यूमन के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर में, ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। नाक से शुरू करी है और लंग्स के एल्वियोलाई तक आपको कहानी सुना दी है। नाक से शुरू करके एल्वियोलाई तक और लंग्स की वॉल के बारे में आपको पूरी बात बता दी गई है। आप इसमें अगला पॉइंट जो पढ़ते हो, जैसे ह्यूमन के लंग्स को अगर आप देखोगे, कह रहे लंग्स की लोकेशन तो आपको समझा दी। अब अगर आप ह्यूमन के लंग्स का थोड़ा सा चित्र देखो तो आपके लंग्स में आप देखोगे कि आपके जो लंग्स होते हैं कुछ इस टाइप का उनका अपीयरेंस है। लंग्स की अपीयरेंस थोड़ी अजीबो गरीब दिखेगी। लंग्स की अपीयरेंस आपको थोड़ी अजीब दिखती है। दोनों लंग्स को आप देखो थोड़ा अलग अलग टाइप के दिखते हैं, अलग अलग शेप के दिखते हैं। कह रहे हैं लेफ्ट लंग जो है पतला और लंबा होता है और थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है राइट लंग से। मतलब अगर राइट लंग्स को देखोगे, राइट लंग थोड़ा ऊपर है। ये मैंने पहले भी बताया था कि राइट लंग राइट साइड में लिवर होता है, पूरा का पूरा एरिया जो होता है मोस्ट एरिया ये लिवर ने ऑक्यूपाई कर रखा है। ये रही डायफ्राम। कह रहे इन दोनों लंग्स के बीच का जो स्पेस है, यहाँ पे हमारे हृदय की भी संरचना, कह रहे हृदय हमारा इन्हीं दोनों लंग्स के बीच के स्पेस में ही स्थित होता है। ये देखो, ये हमारा हृदय है जो यहीं पाया जाता है। तो कह रहे हैं हार्ट जो था वो लेफ्ट साइड में कर्व्ड है, इसीलिए आप लेफ्ट लंग्स में देखो ऐसा डिप्रेशन सा दिखाई दे रहा होगा, एक डिप्रेशन गड्ढे जैसा दिखाई दे रहा है। ये जो डिप्रेशन देख रहे हो लंग्स में, ह्यूमन के लंग्स में ये जो डिप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में ही दिखता है। इसे कहते हैं कार्डियक नॉच। क्या कहते हैं इसे? इस डिप्रेशन को कहते हैं कार्डियक नॉच कहते हैं। तो अभी नहीं लिख रहा हूं, पहले पूरा दिखा दूं आपको। अब कह रहे हैं आप देखो, अब कह रहे हैं ये जो आपका लेफ्ट लंग्स है, लेफ्ट लंग्स के दो पार्टीशन आप देखो, ऊपर वाला सुपीरियर और नीचे वाला इंफीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर। लेकिन राइट लंग्स में आप देखोगे कि इसमें एक होता है सुपीरियर, दूसरा होता है मिडिल और इंफीरियर। ऐसे तीन पार्ट में डिवाइडेड है। लंग्स के तीन पार्ट में डिवाइडेड है। आप देखो राइट लंग्स जो होता है इसमें, लेफ्ट लंग जो होता है इसमें एक होता है सुपीरियर लोब और दूसरा होता है इंफीरियर लोब। लंग्स में सुपीरियर और इंफीरियर लोब्स हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे भी सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर लोब, तीन लोब में डिवाइडेड है। तो लंग्स के तीन पार्टीशन है राइट साइड में, मतलब राइट लंग जो होता है इसमें तीन लोब होते हैं, लेफ्ट लंग में दो लोब होते हैं। लेफ्ट वाले लंग्स में एक गड्ढा पाया जाता है, इसे कहते हैं कार्डियक नॉच। क्या कहते हैं? इस गड्ढे को कहते हैं कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच, नॉच का मतलब एक डिप्रेशन, एक गड्ढे जैसा है। ये गड्ढा क्यों है? क्योंकि हार्ट लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा टिल्टेड है, इसलिए यहाँ थोड़ा गड्ढा जैसा दिख रहा है। अब कह रहे हैं यहाँ सुपीरियर और इंफीरियर लोब है। कह रहे दो ही लोब में क्यों है? तो आप देखो लेफ्ट लंग्स में एक लाइन जो डिवाइड करती है इसे कहते हैं ऑब्लीक फिशर। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऑब्लीक फिशर। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा फिशर लेफ्ट लंग्स में, कौन सा फिशर पाया जाता है? बताओगे केवल ऑब्लीक फिशर। और इसीलिए लेफ्ट लंग्स में दो पार्ट है, सुपीरियर और इंफीरियर। और वही राइट लंग्स में देखोगे आप तो सुपीरियर, इंफीरियर, मिडिल तीन पार्ट होते हैं, क्योंकि इसमें दो तरह के फिशर आपको दिखाई दे रहे होंगे। दो पार्टीशन है, दो टुकड़े किए गए हैं। कह रहे दो पार्टीशन किए गए, इसमें से एक पार्टीशन जो बना रहा है वो है, इसे कहते हैं ऑब्लीक फिशर। क्या कहते हैं? ये है ऑब्लीक फिशर। लेकिन वहीं दूसरे वाले को देखो, यहाँ ये है हॉरिजॉन्टल फिशर। हॉरिजॉन्टल फिशर है। तो दो तरह के फिशर पाए जाते हैं। आप देखोगे राइट लंग्स में दो फिशर है, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर, तीन लोब में डिवाइडेड। अगर क्वेश्चन पूछा जाए राइट और लेफ्ट लंग में कॉमन क्या है, आप बताओगे दोनों लंग्स में कॉमन ये है कि दोनों में एल्वियोलाई पाई जाती है, दोनों हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में। बस एक और कॉमन है, जैसे एक ऑब्लिक फिशर इसमें, एक ऑब्लिक फिशर इसमें। तो ऑब्लिक फिशर दोनों में प्रेजेंट है, कौन सा नहीं प्रेजेंट है? हॉरिजॉन्टल फिशर केवल राइट लंग्स में पाया जाता है। और इसीलिए राइट लंग्स के तीन लोब होते हैं, लेफ्ट लंग्स में दो लोब होते हैं। लेफ्ट लंग्स में कार्डियक नॉच होती है, राइट में नहीं पाई जाती। ये बेसिक डिफरेंस है राइट और लेफ्ट लंग्स में। लेफ्ट लंग्स थोड़ा लंबा है और नीचे की तरफ आ रहा है, राइट लंग थोड़ा बड़ा है लेकिन थोड़ा ऊपर होता है, क्योंकि राइट साइड का एरिया लिवर ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो राइट लंग्स स्लाइटली एबव लेफ्ट के होता है। राइट लंग्स में सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर तीन लोब होते हैं। राइट लंग्स में हॉरिजॉन्टल फिशर और ऑब्लिक फिशर होता है, जो इसे तीन चैम्बर में डिवाइड करता है। लेफ्ट लंग्स में कार्डियक नॉच पाई जाती है और केवल दो लोब होते हैं और केवल ऑब्लिक फिशर होती है। तो लंग्स में राइट और लेफ्ट लंग्स कैसे अरेंज हैं, उनमें क्या अरेंजमेंट है, ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा बड़ी आसानी से। लंग्स से संबंधित एक एक बात यहाँ पे मेंशन कर दी है अब, ठीक है। और डबल लेयर होती है, मैंने आपको बताया कि इसमें डबल लेयर होती है। बाहर वाली लेयर को आप कहोगे पैराइटल प्लूरा, बाहर वाली को क्या कहोगे? पैराइटल प्लूरा। और अंदर वाली लेयर को विसरल प्लूरा कहते हो, प्लूरा कहते हो, प्लूरा प्लूरा। तो पैराइटल और विसरल प्लूरा मतलब ये डबल लेयर जो प्लूरल मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो लंग्स में मेम्ब्रेन के फॉर्म में पाई जाती है। बस बहुत है, इतना लंग्स के बारे में इतना बता दिया कि बहुत है। अब कहानी को आगे ले चलते हैं रेस्पिरेशन के स्टेप्स में। ये तो हो गया नॉर्मल स्ट्रक्चर रेस्पिरेटरी सिस्टम का, खोल खोल करके एक एक बात। अब कह रहे हैं अगर मैं कहूं कि रेस्पिरेशन के स्टेप्स क्या है, कह रहे हमने कहा कि क्या केवल ब्रीदिंग ही रेस्पिरेशन है? नहीं, टोटल 5 मेन स्टेप है पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। जैसे मैंने कहा था रेस्पिरेशन मतलब केवल ऑक्सीजन इन और CO2 आउट से नहीं, रेस्पिरेशन का मतलब एनर्जी मिली कि नहीं मिली। और याद रखेंगे इसमें जो लास्ट स्टेप आप देख पा रहे हो, ये जो लास्ट स्टेप देख पा रहे हो, इससे समझ में आएगा कि केवल लास्ट स्टेप में एनर्जी निकल रही है, बाकी सब में एयर का ट्रांसपोर्टेशन या गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो रेस्पिरेशन के लिए जो सिस्टम था वो पहले समझा। अब कह रहे हैं ये है स्टेप्स इन रेस्पिरेशन, जिसमें से सबसे पहला स्टेप है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन इज ब्रीदिंग।
रेस्पिरेशन का पहला स्टेप है ब्रीदिंग, जिसमें सांस अंदर ली जाती है, सांस बाहर निकाली जाती है। लंग्स के अंदर एयर का आना और लंग्स से एयर का बाहर जाना, ये है पहला स्टेप, जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर और अंदर की एयर को बाहर निकाला जाता है। यह है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कह रहा है जो एयर बाहर से अंदर आई है उसमें से जो ऑक्सीजन है उसका डिफ्यूजन किया जाएगा, लेन देन की जाएगी, O2 और CO2 इन एंड आउट किया जाएगा, ये इधर से उधर किया जाएगा, O2 को अंदर CO2 को बाहर निकाला जाएगा। और तीसरा स्टेप होगा वो जो O2 हमने ली है उसे ट्रांसपोर्ट करना है टिश्यू तक, और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाना है लंग्स तक, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करना है, और फिर टिश्यू पे जो ऑक्सीजन लाए हैं वो टिश्यू को देना होगा, और लास्ट में सेल उसका यूटिलाइजेशन करेगी। हमने कल वाली क्लास में, पिछली क्लास में डिस्कस किया था एक एक बात को कि कैसे कैसे ये सारा स्टेप होता है, जिसको हमने टेबल बद्ध कर दिया। ये देखो आप सारी ये टेबल के अंदर आपको दिखा करके समझाने की कोशिश की गई है कि पहला स्टेप है ब्रीदिंग का, जिसमें कोई इंसान अपनी श्वास नली की मदद से अपने इन लंग्स के अंदर हवा भेजता है। ये देखो ये है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एयर की जो एंट्री है और एयर का जो एग्जिट है, एयर का इन एंड आउट करना, ये प्रोसेस वेंटिलेशन का इन एंड आउट से संबंधित है। केवल एयर अंदर आई है या एयर बाहर भेजी गई है, बस इतना ही प्रोसेस है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, मतलब पहला स्टेप है ब्रीदिंग, श्वास लेने की प्रक्रिया और सांस छोड़ने की प्रक्रिया, यही दोनों पहले स्टेप में आती हैं। ये पूरा रेस्पिरेशन नहीं है, ये रेस्पिरेशन का पहला स्टेप है। और उसके बाद जब एयर इन हो जाती है, देखो ये जो एयर इन हुई है, इस एयर को यहां से देखो कह रहे हैं ये रही हमारी एल्वियोलाई। कौन है ये है हमारी एल्वियोलाई, ये है एल्वियोलाई, लंग्स की एल्वियोलाई है ये, और इस एल्वियोलाई के पास ये रही रक्त वाहिनियां, रुधिर वाहिनियां, ब्लड वेसल्स होती हैं, और इन ब्लड वेसल्स में O2 की एंट्री यहां पे होगी और CO2 की एग्जिट होगी, एक्सचेंज, लेन देन। ये एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 हुआ, क्योंकि O2 यहां ज्यादा है, ज्यादा से कम की तरफ आएगी, और CO2 बॉडी में टिश्यू में ज्यादा है, तो ये ज्यादा से, ये ब्लड में ज्यादा थी तो ज्यादा CO2 अपने कम की तरफ जाएगी, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, इसीलिए इसे कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं इसे, कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कहते हैं इस प्रोसेस को, डिफ्यूजन कहते हैं, बिना कंफ्यूजन के। मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। तो ये होता है एल्वियोलर लेवल पे। कहां हो रहा है, ये हो रहा है लंग्स के एल्वियोलाई में। अब देखो एल्वियोलाई में डिफ्यूजन होने के बाद जो एयर, ये जो ऑक्सीजन यहां आई है उसको ट्रांसपोर्ट कराना है। ये जो लंग्स की एल्वियोलाई थी, यहाँ पे ऑक्सीजन जब आ गया तो यहाँ की जो ब्लड वेसल है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जो ऑक्सीजन है इसका ट्रांसपोर्ट होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा ये ब्लड यहाँ से ट्रैवल करेगा और इसे हार्ट में पहुंचाया जाएगा। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ हार्ट में पहुंचाया जाएगा, हार्ट इसे पंप करेगा और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होगा, इसे ब्लड तक ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। मतलब दोनों बातें ध्यान रखेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू के लिए और डीऑक्सीजनेटेड, ये देखेंगे ये जो है दोनों ही ब्लड ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, ये दोनों ब्लड बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स पे भेजा जाएगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बॉडी में भेजा जाएगा, ये है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। और इसके बाद आता है डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। ये जो हार्ट ने ब्लड पंप किया है, ये ब्लड जो हार्ट ने पंप किया है, ये ब्लड जो हार्ट ने पंप किया है, अब देखो यहाँ पे ये जो ब्लड हार्ट ने पंप किया होगा, ये देखो यहाँ पे इस साइट पे O2 टिश्यू को दी जाएगी। किसको दी जाएगी, टिश्यू को दी जाएगी, सेल्स को दी जाएगी, और सेल्स ने जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया था वो यहाँ ब्लड को दिया जाएगा। देखो फिर एक्सचेंज हो रहा है, फिर डिफ्यूजन हो रही है। मतलब आप देख सकते हो डिफ्यूजन का नाता अब जोड़ लो, कह रहे हैं यहाँ डिफ्यूजन, यहाँ भी डिफ्यूजन, दो जगह जहाँ बहुत ही कॉमन है, जहाँ गैसेस का एक्सचेंज डिफ्यूजन द्वारा किया जाता है, जहाँ पे टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन टिश्यू को दी जाती है, और यहाँ से ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ऑक्सीजन लेकर के आया था, ये ऑक्सीजन टिश्यू को देगा और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, और ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। यहाँ पे मैंने बताया, अब लास्ट में जो ऑक्सीजन यहाँ पे आई है, मैंने क्या कहा था, ये सेल है बायोकेमिकल फैक्ट्री, ये टिश्यू है जो फैक्ट्री है, यहाँ जो ऑक्सीजन आई है इसकी मदद से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया जाएगा। ये ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया जाएगा और बनाई जाएगी एनर्जी। क्या बनाई जाएगी, एनर्जी। तो बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जिसकी वजह से एनर्जी बनेगी, सेल में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और फाइनली जो CO2 और H2O है, ये जो CO2 है सेल से बाहर निकाल दी जाएगी। CO2 जो कचरा है वो बाहर, और वो एनर्जी जो बनाई गई थी, ये जो प्रोसेस है ये सेलुलर रेस्पिरेशन या इसे इंटरनल रेस्पिरेशन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, इंटरनल रेस्पिरेशन भी कह सकते हो। एक्चुअल में रेस्पिरेशन का उद्देश्य तो यही है, एक्चुअल में रेस्पिरेशन तो यही हो रहा है, बाकी सब तो खाली ट्रांसपोर्ट करने का जरिया है, एयर को ऑक्सीजन को अंदर लाने का जरिया है। यहाँ ऑक्सीजन आई, ये ऑक्सीजन एक्सचेंज हुई, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हुई, ये ऑक्सीजन टिश्यू को दिया, टिश्यू ने लेकर के उस ऑक्सीजन से एनर्जी बनाई। अल्टीमेटली रेस्पिरेशन क्या है, ऑक्सीडेशन करके एनर्जी बनाना। तो रेस्पिरेशन के स्टेप्स में ये सारे स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप है ब्रीदिंग, और इस ब्रीदिंग को हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। मैकेनिज्म के बारे में, किसके बारे में बात होगी, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। आज हमने स्ट्रक्चरल पार्ट पढ़ा है, आज हमने बेसिक स्टेप्स पढ़े हैं रेस्पिरेशन में। अब ये सारे स्टेप्स एक एक करके कैसे होते हैं, ये वाला पार्ट आप बॉटनी में पढ़ोगे, सेलुलर रेस्पिरेशन का। सेलुलर रेस्पिरेशन बॉटनी में पढ़ोगे, लेकिन एनिमल बॉडी में कैसे रेस्पिरेशन होता है, कैसे एक्सचेंज होती है और ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का, इसके बारे में हम अगली क्लास में मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। आज की क्लास को यही समाप्त करने का समय आता है, तो आज हमने ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम और स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में बात करी। हमने समझा कि कैसे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो कंडक्शन पार्ट हैं,
जो कंडक्शन पार्ट है और जो रेस्पिरेटरी पार्ट है वो किस तरीके से हमारी बॉडी में लोकेटेड है, किस तरीके का सेटअप नेचर ने हमें दिया है, कैसे स्टेप्स हमारे रेस्पिरेटरी प्रोसेस के दौरान होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं, जैसे कि हमने 5 स्टेप पढ़ा, पहला ब्रीदिंग है, दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, तीसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है, चौथा फिर से एक्सचेंज ऑफ गैसेस है टिश्यू लेवल पे, मतलब 2 एक्सचेंज है, एक लंग्स के लेवल पर और दूसरा टिश्यू लेवल पर, और पांचवां स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन बॉटनी के सिलेबस में है, पहले से लेकर के 4 स्टेप नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के द्वारा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आज का होमवर्क जो आपका होगा वो होगा क्लास की नोट्स को मस्त होकर के रिवाइज करना। क्लास नोट्स तो आपको पढ़ना है, क्लास नोट्स एक बार एनसीईआरटी, बार बार यही नारा लगाना है, बार बार एनसीईआरटी की रीडिंग आपको करनी पड़ेगी। ये मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए बता दूं, आपका कॉमन होमवर्क रहेगा एनसीईआरटी रीडिंग करना, डेली 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 एनसीईआरटी पढ़ना है आपको। एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन क्लास नोट्स आपकी अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा। डीपीपी सॉल्व करनी है डेली, आपको जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे वो डेली सॉल्व किए जाएंगे, और मॉड्यूल एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है। आपको जो मॉड्यूल अगर नहीं है तो आप मंगा सकते हो, मॉड्यूल के एक्सरसाइज आप लगाओ, एक्सरसाइज आप लगाओगे डेली बेसिस पे। क्वेश्चंस जो होंगे, क्वेश्चन जैसे आप इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1 के, आप एक्सरसाइज 1 उठाओ, एक्सरसाइज 1, और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक लगा डालो। क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर डालो, एक एक करके लगाएंगे, धीरे धीरे पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। 20-20 सवाल डेली का टारगेट कर लो कि 20 सवाल लगाने ही लगाने हैं। टॉपिक पढ़ाया जाएगा आपको उतना कि आप 20 सवाल कर लो, नहीं भी कराया जाता तो आप कोशिश करो लगाने की, मार्क करके छोड़ दो, कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करना नहीं छोड़ना है, भागते रहना है, दौड़ते रहना, आप सांस लेने की फुर्सत नहीं है, तो आप पढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। आज का खेला करेंगे समाप्त, आज की पढ़ाई हो गई है यहीं पे एंड। नेक्स्ट क्लास में मैकेनिज्म वाला पार्ट होने वाला है और बहुत ही रोचक, रोमांचक और इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, थोड़ा सा पढ़ के आएंगे, डिटेल में क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, लव यू बड़े लोग, पढ़ते रहो।